जब किसी आईएएस के साथ में, किसी आईपीएस के साथ में, किसी मंत्री, विधायक, जिला पंचायत प्रधान और विधायक के साथ में जब छुआछूत भेदभाव होता है तो वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, वो जातीय आधार पर होता है। तो जो चीज जातीय आधार पर है वो आर्थिक आधार पर कैसे लागू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने ये जो उपवर्गीकरण का फूट डालो राज करो वाली जो नीति को अपनाया है, तो सोशल मीडिया पर कुछ जातियां हैं अनुसूचित जाति की जो उस बात की बड़ी खुशी मना रही हैं, अनभिज्ञ हैं वो। उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके पैर कट चुके हैं और कट रहे हैं, जो इस 74 सालों में भी लाभ नहीं ले पाया, जो अधिकारों को नहीं समझ पाया, जिसके लिए बहुजन समाज में विशेषकर जाटव जाति ने जो संघर्ष किया है, जो आंदोलन किया है, जो घर घर जाकर अलग जगाई है, तो जो जागे उन्होंने अधिकारों को प्राप्त किया है, और जो नहीं जागे, जो हिंदू बने रहे, जो अपने आप को एससी मानते ही नहीं, जो अपने आप को अछूत मानते ही नहीं, जिन्हें संविधान का स नहीं पता, जिन्हें अधिकार का ए नहीं पता, वो उपवर्गीकरण में भी क्या प्राप्त करेंगे? मुझे लगता है कुछ भी उनके हाथ नहीं लग पाएगा। जो लोग खुशी मना रहे हैं उन्हें प्राप्त जब ही हो सकता है जब वो सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में आकर इस फैसले के खिलाफ, जो कि पूर्णतः संविधान की भावना के खिलाफ है, जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स में आरक्षण को रखा गया, क्योंकि ये गरीबी के उन्मूलन का कारण आधार नहीं है, गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकती इससे, ये किसी के पेट भरने का जरिया नहीं हो सकता। आरक्षण गैर बराबरी को समाप्त करने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन सरकार ने गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए इसके पक्ष में कोई काम नहीं किया। सरकार जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, छुआछूत और जाति भेद की जो भावनाएं हैं वो और ज्यादा बड़ी हैं, लोगों में छुआछूत बढ़ा है, भेदभाव की भावना और ज्यादा उत्पन्न हुई है, समाप्त नहीं हुआ। सरकार की मंशा इस भेदभाव को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को और कमजोर से कमजोर बनाने की है। सुप्रीम कोर्ट का तो यही आधार है ना कि ये जो एससी एसटी कैटेगरी, इसमें तो भेदभाव छुआछूत है, इसमें तो जातियां बनी हुई है ना। नहीं, जाति तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, संविधान से पहले से जातियां हैं, आप समझना। संविधान ने जातियों को नहीं बनाया, संविधान ने उन जातियों को कैटेगराइज कर दिया। ओपन कैटेगरी हो गई जिसे लोग जर्नल कहते हैं, दूसरा ओबीसी वर्ग हो गया, तीसरा एससी हो गया और चौथा एसटी हो गया। ठीक है, जो कि ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, जिन्हें गांवों में रहने नहीं दिया, जो मजबूरन जंगलों में रहने के आदी हुए, जिन्हें मजबूरन गांव से भगा दिया गया, शहरों से भगा दिया गया, वो मूल निवासी जो योद्धा थे, जो लड़ने वाले लोग थे, उन पर अत्याचार हुए। इस फैसले से सबसे ज्यादा क्या खतरा, किसको खतरा? इस फैसले से सबसे ज्यादा खतरा मैं बता दूं, इस फैसले से सबसे पहले तो संविधान की मूल भावना ही आहत हो रही है। बात को समझ जाए तो पहला जो इस फैसले से जो खतरा है वो संविधान को है, और किसी वर्ग को या और किसी जाति धर्म को नहीं हो सकता। संविधान को खतरा होने का मतलब है कि पूरे देश को खतरा पैदा होना, आप ये समझ लें। दूसरा, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण कोटा है, सुदामा कोटा, वो भी संविधान की मूल भावना के परे जाकर किया गया है, संशोधन किया गया है। उस समय भी जो आरक्षण से बने हुए 131 एससी और एसटी के सांसद थे, वो अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहे, नमक हराम, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने देखा कि जब ईडब्ल्यूएस संविधान की मूल भावनाओं के परे जाकर बनाया जा सकता है, संविधान में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसकी मूल भावनाओं को खंडित किया जा सकता है, तो क्यों ना एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करा जाए। बांटने की कोशिश है, बिल्कुल बांटने की कोशिश है। एक और चीज बता दूं, जैसे ओबीसी में भी उपवर्गीकरण की डिमांड अब बड़ी है, मांग बड़ी है, लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। क्रीमी लेयर ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहते हैं वो। ये देखिए, क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख रुपए की इनकम का सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन क्रीमी लेयर में 8 लाख वाला बाहर हो जाएगा ओबीसी में। तो यहां पर जो भेदभाव वाला आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती जो ये धाराएं हैं, जो ये निर्णय हैं,
ये संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। कानून बनाने का काम भी अब सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है, संसद को चैलेंज कर रहा है एक तरफ से देखा जाए तो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं, ये अधिकार तो संसद के पास है। अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद क्या करेगा? संसद को खत्म कर देते हैं, इसे भंग कर दो। सारे के सारे 443 सांसद हैं वो अपने घर बैठे हैं, क्योंकि अब तो इनका जो अधिकार था, जो एक बहस होनी थी उस पर कि ये किस तरीके से सही है और किस तरीके से गलत है, सांसद अपने अपने तर्क देते, अब उनके तर्क का भी वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, तो संसद का तो महत्व ही नहीं बचा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो पिछड़े लोग रह गए हैं, उनका जो है SC ST समाज में उनका हक जो है, जो आरक्षण का लाभ लेके नौकरियों पर पहुंच गए हैं, वो खा रहे हैं। तो क्या जो सवर्ण समाज में जनरल कैटेगरी में बहुत सारे गरीब लोग हैं नीचे, और ऊपर हम देख रहे हैं तमाम जज बन गए, ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गए हैं, तो वहां पर भी समीक्षा करने की जो है सोचना चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन SC ST वर्ग में ही जो है ये चिंता की जा रही है, जनरल में कोई चिंता नहीं की जा रही है। मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं। एक और बात, सबसे पहली बात, अगर हम उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो EWS कोटे में, मैंने खुद मांग की है, EWS कोटे में उप वर्गीकरण किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 74 साल देश संविधान को लागू हुए हो गए, 1950 में संविधान लागू हुआ, और इन 74 सालों में कितने लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से प्लस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से कितने लोग जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट में कितने बने और हाई कोर्ट में कितने बने। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें उप वर्गीकरण क्यों नहीं लागू हो रहा? क्या जिन लोगों ने जो फैसला दिया है उसमें कितने SC और कितने ST, कितने OBC और कितने अल्पसंख्यक थे? ये क्या जाने हमारे दुख दर्द को। तो क्या ये इन्होंने कभी हमारी बस्तियों में आकर देखा है कि हमें पानी लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बरसात में अपने सर को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? आज भी हमारी बस्तियों में से बदबू उठती है, नालियों में साफ नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, बरसात का पानी भर जाता है, बैठने को व्यवस्था नहीं है, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते। तो क्या सर, जो टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए दलित समाज के जो वर्ग जो लड़ाई लड़ रहा है, क्या उनकी जो है ये एक तरीके से उनके पैर काटने का प्रयास है? मैं सीधे शब्दों में कहूं तो क्योंकि सबकी लड़ाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक की लड़ाई अगर किसी के कंधे पर है तो वो है अनुसूचित जाति में जाटव समाज। और जाटव समाज को आरक्षण से दूर कर ये आरक्षण को क्लॉप्स कर देंगे, खत्म कर देंगे इसे। क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला योद्धा ही इससे अलग हो जाएगा। जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो इस लड़ाई को क्यों लड़ेगा? गजेंद्र भाई, टोटल आरक्षण को फिर ये उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे, और जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग खुशी मना रहे हैं वो हास्य पर आ जाएंगे, उन्हें भी लाभ नहीं मिल सकता। वो लोग इन 74 सालों में भी लाभ नहीं ले सके, मामला तो कब लेंगे? मामला तो पदोन्नति में था, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो बैकलॉग है उसको भरने की बात हो रही थी, अचानक से वर्गीकरण का कहां से फैसला? वो वर्गीकरण का इसलिए आ गया, आपका दिमाग भी तो भटकाना होता है। जो संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, जिसका संदेश पूरी दुनिया, पूरे विश्व के अंदर गया है, और जो सरकार की थू-थू हो रही है कि जिसने देश को एक खूबसूरत आईन दिया है, संविधान दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में भारत की पहचान आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम से होती है, उसकी प्रतिमा को हटाकर बैग में लगा दिया गया, पीछे कर दिया गया। उसका जो आंदोलन था उससे भटकाने के लिए। गौतम जी, हमारी लड़ाई पे प्रतिमा लगाने की थोड़ा ही है, हमारी बाबा साहब की लड़ाई रही है, कभी बाबा साहब है? नहीं, हमारी लड़ाई। तो आप लोग क्यों इसको अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं? गजेंद्र भाई, बात प्रतिमा की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जब संसद भवन में थी, मुख्य द्वार पर थी, तो पूरी दुनिया से विश्व का बाबा साहब का अनुयायी 14 अप्रैल और 6 दिसंबर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर आते थे, और वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। तो वो तो अभी भी होंगे ना। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहूँ, उससे सरकार के सीने पर सांप लौटते थे, और सरकार बड़ी कुड़ती थी अंदर से, उसे दर्द दुख होता था। उसने उठाकर जो मुख्यालय पर उसके वो होता था,
भीड़ लगती थी, अब उसे बैक में कर दिया। अब भीड़ होगी भी तो लोगों को दिखाई नहीं देगी, वो पीछे रह जाएगी। बात को समझना, एक फ्रंट पर खेलना और बैक में खेलना बड़ा फर्क करता है। तो हमारा जो कहना है, हम जो मूर्ति को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वो फ्रंट पे इसलिए लगवाने की बात कर रहे हैं ताकि जो बाबा साहब का एक सिंगल अनुयायी भी अगर वहां पर पहुंचता है तो वो भी दूर से दिखाई देना चाहिए कि बाबा साहब के मानने वाले बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने आए हैं। तो ये कुल मिलाकर उस आंदोलन को भटकाने के लिए और लोगों के ध्यान को उकसाने के लिए ये फैसले आए हैं, जो कि अभी तक इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं जो 20-20 साल से अभी तक उन पर निर्णय नहीं आया। आसान थोड़ा, ये भी तो सर कोई डाटा नहीं है हमारे पास, कोई आंकड़े नहीं है कहाँ। ये तो जाति जनगणना की मांग हो गई, अब तो जाति जनगणना करवानी पड़ेगी तभी तो ये फैसला लागू होगा ना सर। आंकड़े आएंगे किसने किसको क्या मिला। बिल्कुल, हम तो बहुत लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं, जातीय जनगणना करनी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं जाति जनगणना में एससी और एसटी का अलग से कॉलम होना चाहिए, विशेष करके होना चाहिए। जबकि आप हिंदुओं में उन्हें डाल देते हैं, हिंदू कॉलम में डाल देते हैं, अलग से विशेष करना होना चाहिए आपका। दूसरी बात एक और, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जब किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को मूंछ रखने पर मारा जाता है, क्या उससे पूछी जाती है कि उसकी हैसियत कितनी है? वो 20 लाख का आदमी है, 50 लाख का, वो सरकारी नौकरी में आईएएस है या आईपीएस है? जब कोई घोड़ी पर बैठ के अपनी बारात लेकर जाता है तो क्या उसे जातीय प्रताड़ना देने वाले लोग उससे पूछते हैं कि भाई तू घोड़ी पे बैठा, तू कितने लाख का आदमी है, तू कितने करोड़ का व्यक्ति है? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। जब किसी से दूर से जातीय भेदभाव होता है और उसे जातीय सूचक गालियों से संबोधित किया जाता है, क्या जाति सूचक गाली देने वाला व्यक्ति ये पूछता है पहले कि तू 1 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का आदमी है तो तेरे पे ये गाली नहीं बनती, और तू गरीब है तो तेरे पे ये गाली बनती है? बताइए। और सर जो समाज के लोग जो है प्रोग्रेसिव हैं या अच्छी नौकरियों पर पहुंच गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाति के आतंक के भय में रहते हैं, वो खुलकर उस तरह से नहीं जी पाते हैं अभी भी। मैं आपको जीता जागता एक गाजियाबाद के बार एसोसिएशन का उदाहरण देता हूं। 19 जुलाई को वहां पर वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद अनुसूचित जाति में जाटव जाति से हरिंद्र गौतम जी सचिव बने 12 वोटों से। रिकाउंटिंग 8 बार की गई और करते 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 2 वोटों पर ले आए, और उसके बावजूद भी उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया। आज 4 तारीख हो गई है, आज तक भी उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया है। वहां पर झगड़ा चल रहा है, 10 दिन तो वो धरने पर रहे। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जातीय प्रताड़ना है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। कई लोगों ने तो मुंह पर कहा दूसरे लोगों के, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक चमार को, एक जाटव को अपने सर पर नेता बना लें? देखिए, क्या लॉयर की कोई जाति होती है? भाई कहते ना, अधिवक्ता बिरादरी अलग है, वकील बिरादरी अलग है, लेकिन बड़ा लिखा समाज है, सभ्य समाज है, दिमाग समाज में फर्स्ट माइंड लोग कहे जाते हैं। वो उसी वकील को सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ये तो अब जो है क्रीमी लेयर में। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं सर्वोच्च न्यायालय से यही तो पूछ रहा हूं। ये जो भेदभाव हो रहा है ये जाति के आधार पर हो रहा है, जबकि हरेंद्र गौतम ने 50 लाख रुपए चुनाव में लगाए। अगर आर्थिक आधार पर ये होता तो हरेंद्र गौतम किसी से कम है क्या? जिस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए 1 साल के चुनाव में लगाए हुए, वो कम है क्या किसी से? तो जो भेदभाव होता है वो जातीय आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता।